नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एसएपी फीको कंसल्टेंट बनने के लिए आपको कौन से टॉपिक्स को क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे, अगर इंस्टीट्यूट में वाला अगर आपको पढ़ाएगा तो वो कौन से टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और जो आपको बेसिकली इंस्टीट्यूट में जाने से पहले या पेमेंट करने से पहले आपको पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो पढ़ाएगा या नहीं पढ़ाएगा। तो उसी टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो एसएपी फीको कंसल्टेंट बनने के लिए आपको कौन से टॉपिक चाहिए वो बताता हूँ मैं आपको। देखो, पहले कंपनी कोड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। भाई मेरी कंपनी का ग्रुप का नाम बताओ, ठीक है। मतलब कंपनी ग्रुप के अंदर कितनी कंपनीज़ है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, ये पूछना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जब ये हो जाता है तो आपको ये बताना है कि भैया ये आपको फिर ये पूछना है कि वेंडर मास्टर क्रिएशन, कस्टमर मास्टर क्रिएशन। जब मैं ये चीज़ बना लूँगा वेंडर मास्टर क्रिएशन, कस्टमर मास्टर क्रिएशन, तो उसके बाद आपको ये पूछना है कि एफएसवी का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन। दो होती है हमारी, पहली होती है पीएनएल अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट। वो कैसे बनाना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। याद रहे ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए बन रही है जो कंसल्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन कैसे बनाते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन बताओ मुझे, ठीक है। कंसल्टेंट ही बनाता है, एक चीज़ याद रखना। अगर आप कंसल्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो कंसल्टेंट ही बताएगा कंपनी को। अगर आप कंसल्टेंट बन जाते हो तो क्लाइंट के लिए आप ही कंसल्टेंट हो और आप ही बनाओगे उसके लिए एफएसवी, फाइनेंस स्टेटमेंट वर्जन, ठीक है। और जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन, टीडीएस का इम्प्लीमेंटेशन, एसेट अकाउंटिंग की इम्प्लीमेंटेशन आप ही करोगे। P2P साइकिल आपको पता होना चाहिए। एज अ एसएपी फीको कंसल्टेंट आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो कंपनी है, मतलब जिस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो, वो कंपनी मटेरियल कैसे बाय करती है, किस वेंडर से बाय करती है और किस तरीके से बाय करती है। बहुत तरीके होते हैं, इंपोर्ट करना भी होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है, जॉब वर्क होता है, ठीक है, डोमेस्टिक कस्टमर से भी ख़रीदना होता है। और डोमेस्टिक कस्टमर से ख़रीदने पर ये होता है कि डोमेस्टिक वेंडर से ख़रीदना होता है। वेंडर से आप खरीदोगे तो कभी कभी होता है कि जो आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो वो वेंडर अलग हुआ और जिस वेंडर से आपने सामान लिया वो वेंडर अलग हुआ। तो उन दोनों की पेमेंट कैसे करोगे, ठीक है, कैसे सेपरेट करोगे, ठीक है। और O2C मतलब ऑर्डर टू कैश, कैसे सामान को बेचोगे, एक्सपोर्ट कैसे करोगे, एक्सपोर्ट करते वक्त जो भी चार्जेस है उसे कैसे रिसीव करोगे अलग अलग कस्टमर से, करेक्ट। ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें पता होना चाहिए। अब मैं थोड़ा उसको डीपली करता हूँ। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बाद आपको पता होगा कि बेसिकली हम फिक्स करके जाते हैं, फिर पोस्टिंग पीरियड, ठीक है, पोस्टिंग पीरियड को हम सेट करते हैं, फिर हम बनाते हैं आपका चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आपको पता होगा कि चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है। COA बोलते हैं हम उसको, चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट का मतलब ये हुआ कि लगा लो कोई कंपनी है, एक एग्जांपल देता हूँ, टाटा कंपनी है। टाटा कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट है TA। और टाटा कंपनी की 25 कंपनियां हैं। तो याद रखना कि 25 जो कंपनी कोड है, ये कोई बताता नहीं है। 25 कंपनी कोड कैन बी असाइन टू वन चार्ट ऑफ अकाउंट। मतलब 25 कंपनियाँ उसकी अलग अलग इंडस्ट्री की एक ही चार्ट ऑफ अकाउंट से असाइन हो सकती है। बट एक चार्ट ऑफ अकाउंट है, वो मल्टीपल कंपनी कोड से असाइन हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 25 कंपनियां हैं टाटा की, वो सेम GL लेके चल रही है। मतलब जब वो अपना काम करेंगे, मतलब अगर मेरा कोई कंपनी है टाटा स्टील के अंदर मेरा कोई GL है जो 1000 है, 1000 GL का नाम है, वो बैंक का है, HDFC बैंक। तो ये टाटा स्टील का है, टाटा स्टील के अंदर एक GL बना है, उसका नंबर है 1000 और वो बैंक का GL है। तो अब क्या होगा, जो टाटा मोटर होगी, ये दूसरी कंपनी कोड है, वहाँ भी 1000 वाला GL बना होगा और उसका नाम भी बैंक HDFC ही होगा।
तो क्या है, ये अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, बस ये है कि इन टाटा स्टील की एंट्री कभी टाटा मोटर में नहीं आएगी, टाटा मोटर की एंट्री टाटा स्टील में नहीं आएगी, क्या दिक्कत है। बट उन्होंने क्या करा, अपने जो अकाउंट्स है, जो अकाउंट्स में जो जीएल ग्रुप है वो सब कॉपी कर लिए भाई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, तो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर कंपनी कोड आ गया। कंपनी कोड के बाद आपको ये बताना है कि आपके बिज़नेस एरिया कितने हैं, मतलब बिज़नेस एरिया मतलब कहाँ कहाँ पे आपकी जो कंपनी वो लोकेट करती है, प्लांट कहाँ कहाँ लोकेट करते हैं, उसके अगेंस्ट आप बिज़नेस एरिया बनाओगे। फिर चार्ट ऑफ अकाउंट बनाओगे। चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर 4 तरीके होते हैं। ठीक है, उसके बाद चार्ट जीएल बन गए आपके। तो कौन से जीएल होंगे, जो ओपन आइटम में होंगे। कौन से जीएल होंगे जो ओपन आइटम में होंगे, कौन से आपके नॉन ओपन आइटम में होंगे। ठीक है, अब जीएल बन गए, चलो वेंडर बनाते हैं। वेंडर बनाने से पहले आपको पता होगा वेंडर ग्रुप सेलेक्ट होता है। अब तो बीपी आ गया है, तो वेंडर ग्रुप बनाना, और वेंडर किस तरह बनेगा, प्रॉपर तरीके से बनाना। ठीक है, ऐसी कस्टमर बनाना, ऐसी एफएसवी बनाना। ठीक है, ऐसे सारी कन्फिगरेशन की बात कर रहा हूँ, कन्फिगरेशन ही पूछनी है, बनाना कैसे है वो तो सब जानते हैं। इनकी जो कन्फिगरेशन है वेंडर मास्टर क्रिएशन की, वो कन्फिगरेशन कैसे होती है, बैकएंड में कैसे होती है। मैं एंड यूज़र की बात नहीं कर रहा, एज ए कंसल्टेंट वेंडर मास्टर क्रिएशन, वेंडर मास्टर की कन्फिगरेशन करनी है आपको, इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो कैसे करोगे। एफएसवी फाइनेंस स्टेटमेंट वजन का भी कन्फिगरेशन करना है, कैसे करोगे। जीएसटी के खुद 7 से 8 स्टेप है। टीडीएस के 15-17 स्टेप्स है। एसिड अकाउंटिंग की कम से कम 30 कन्फिगरेशन स्टेप्स है, जिसमें आप पूरा कन्फिगरेशन तो करोगे, साथ ही साथ आप इसको बाय करना, सेल करना, स्क्रैप करना, रिटायर करना विद कस्टमर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी एसिड अकाउंटिंग में होती है। एयूसी एसिड अंडर कंस्ट्रक्शन, ये भी पढ़ना होता है। कोई एसिड ऐसे भी होते हैं हमारे जो कि अभी बन रहे हैं, तो उसका तो आउटपुट नहीं मिल रहा ना, उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ना उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा ना कुछ लगेगा, बस उसका खर्चा बुक होगा, क्योंकि भाई उस पर जो बन रहा है उस पर खर्चा तो लग ही रहा है ना। तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, P2P साइकिल, O2C साइकिल, ये तो सीओ का पार्ट होगा। चलो हाँ, इसमें मतलब जीएसटी में तो टीडीएस आईजीएसटी सब आ गया भाई। आईजीएसटी में आपको पता होगा, जीएसटी के अंदर रिपोर्टिंग भी करनी होती है गवर्नमेंट को, उसको आईजीएसटी सीजीएसटी का भी हिसाब देना पड़ता है, एडवांस कितना हो गया, कितना पेड हो गया, तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, इन सब की रिपोर्टिंग में पूछना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। वेंडर की पेमेंट, मतलब वेंडर को अगर मैंने 1000 रुपये का इन्वॉइस बनाया, 500 रुपये मैंने पे कर दिया, 500 पेंडिंग है, वो कैसे दिखेंगे मुझे। चलो एक का देख लिया, 10,000 वेंडर्स है, उसका दिखाओ एक बार में, क्या चेक करूँगा। उसकी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, कस्टमर की रिपोर्टिंग कैसे चेक करेंगे, कस्टमर को कितना मैंने एडवांस, कस्टमर से मुझे कितना एडवांस आ गया, ऐसी वेंडर को मैंने कितना एडवांस कर दिया, वो सब रिपोर्टिंग दिखाओ। करेक्ट है, कितने वेंडर के इनवॉइस मैंने ब्लॉक कर दिए, कितने वेंडर के पेमेंट मैंने ब्लॉक कर दिए, ऐसी कस्टमर में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पूछनी पड़ेगी जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे पढ़ने के लिए, ऐसे भी फीको कंसल्टेंट की तैयारी करने जाओगे। ठीक है, अब एफआई के बारे में चलो ठीक है, थोड़ी बहुत नॉलेज तो बता देते हैं लोग आजकल, इंस्टीट्यूट वाले थोड़ी बहुत ही बताते हैं, जिससे आप सिर्फ एंड यूज़र लायक रहते हैं, कंसल्टेंट बनने के लायक ही नहीं रहते आप। ठीक है, तो सोच समझ के जाना, और ना समझ आए तो टेक्स्ट कर देना कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं टेक्स्ट में जवाब दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीओ की तैयारी, सीओ में बेसिकली सीओ जो है एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके रिगार्डिंग जो भी स्टूडेंट हो उसको कभी भी टीचर नहीं पढ़ाता है सीओ। वो क्या पढ़ाएगा, प्रॉफिट सेंटर पढ़ा देगा, कॉस्ट सेंटर पढ़ा देगा, और कंट्रोलिंग बनाना सिखा देगा बस। अरे भाई कंट्रोलिंग बनाना ठीक है, प्रॉफिट सेंटर कॉस्ट सेंटर बनाते क्यों ये तो बताओ। और ये नहीं पता है तो मैंने रिकॉर्डिंग बना रखी है ऑलरेडी, आप उसमें जाकर देख लो, यूट्यूब पे बना रखी है, देख लो, मेरे चैनल पे ही है। उसमें बेसिकली प्रॉफिट सेंटर कॉस्ट सेंटर बनाते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रोडक्ट कॉस्टिंग। भाई प्रोडक्ट कॉस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, अगर आप सीओ की तैयारी कर रहे हो तो, मतलब सीओ का अगर आप सीओ कंसल्टेंट बनना चाहते हो, एफआई सीओ कंसल्टेंट बनना है, तो ये तो पता होना चाहिए ना भाई कि एक प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट लगती है मेरी बनने में। बिज़नेस करता है, अगर भाई तुम्हारा एक लगा लो तुम्हारा कोई फ़ोन बनता है, लगा लो तुम्हारा घर बन रहा है, तो एक फ्लोर पे तुम्हारा कितना खर्चा वो तो निकालोगे ना भाई। तो बिज़नेस भी तो अपना प्रोडक्ट की खर्चा निकालेगा कि मेरे एक प्रोडक्ट पे कितना खर्चा हो रहा है, वो तो किसी ने बताया भी नहीं होगा आपको, इंस्टीट्यूट वाले कहीं बताएंगे भी नहीं। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि जब भी आप कहीं भी जाओ,
क्लासेस पढ़ने जाओ तो आप पूछो कि क्या आप ये पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे। प्रोडक्ट कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि मैं कवर करूँगा इस वीडियो में, मतलब इस वीडियो में नहीं, मेरी जो आने वाली वीडियोस है उसमें प्रोडक्ट कॉस्टिंग को भी कवर करूँगा। ट्रैवल एक्सपेंस, कितना खर्चा हो रहा है मेरा ट्रैवल पे, वो भी निकालना होता है। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिस्ट, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पर्टिकुलर डिपो में, पर्टिकुलर स्टोर्स में कितना सामान बिकता है, कितना मार्जिन मेरा बचता है, कितना मार्जिन उस पर लगता है, कितना मेरा प्रॉफिट हो रहा है, वो सब कूपा में होता है। भाई प्रोडक्ट पे कॉस्ट कितनी निकल रही है वो तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग बता रही है, बट मेरे पर्टिकुलर डिपो में कितनी कमाई हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है, वो सब आपको बता देगा। इंटरनल ऑर्डर बताना ही बहुत ज़रूरी है। इंटरनल ऑर्डर जो हमारा लास्ट टॉपिक है, इंटरनल ऑर्डर, ठीक है। भाई मेरे कंपनी ने एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया, मैं उसके तो लॉन्च के लिए लॉन्च तो कर दिया, आप उसको फैलाना भी तो है, बताना भी तो है मार्केट में कि भाई मैंने लॉन्च किया है, इसे ख़रीदो, चेक करो। तो उसको बोलते हैं इवेंट। इवेंट का क्या, इवेंट जब हमारा लॉन्च होगा तो वो इंटरनल एक्टिविटी है, उसमें थोड़ा ना हम किसी वेंडर को सामान दे रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, वो इवेंट एक टाइप का। तो इवेंट इंटरनल पार्ट हुआ बिज़नेस का। तो उस इवेंट में कितने खर्चे हुए वो सब इंटरनल ऑर्डर के द्वारा देखा जाता है। तो ये भी, इसका भी इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। नहीं पता हो तो इंस्टीट्यूट वालों से पूछो, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं कि एफआई के अंदर बेसिकली इसके अलावा भी है, जैसे एफएस को हम बोलते हैं फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, मतलब नई रिपोर्टिंग बनाना, डिफरेंट फील्ड लाके उसको कंबाइन करके एक रिपोर्ट बनाना, जिससे क्लाइंट हमारा सेटिस्फाई हो कि हाँ जी अब मुझे रिपोर्टिंग सही दिख रही है। दूसरा हो गया LS&W भी बहुत ज़रूरी है। LS&W के बारे में मैंने अभी पढ़ा है, अभी मैं रिकॉर्डिंग बनाऊँगा, ठीक है। और दूसरा एक हो गया LTMC, VDC, ये सब आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, यूट्यूब से नहीं कहीं से भी पढ़ रहे हो तो ये जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए ना, ठीक है। सो FICO के अंदर ये इतनी सारी चीज़ें होती है। और अगर आपको ये सारी नॉलेज चाहिए तो मैं स्टेप बाय स्टेप आराम से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, हिंदी में कर रहा हूँ। अगर उसमें भी कुछ आपको डाउट हो रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तो वो भी कमेंट करो, वो भी बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।